नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली दंगों में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। जीटीबी अस्पताल में 44, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 3, राम मनोहर लोहिया में 5 और जगप्रवेश अस्पताल में 1 की मौत हुई है। पुलिस दंगों की जांच में जुटी हुई है। दंगों के मामले में 600 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है। हर दिन कहीं ना कहीं से एक नया वीडियो उभर आता है जो इस हिंसा को समझने का नया मौका देता है और कई बार विवाद भी पैदा कर देता है। हमने पहले के कार्यक्रम में भी कहा है कि वीडियो अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकते, यानी शुरू कहाँ से हुआ या ख़त्म कब हो रहा है पता नहीं चलता, लेकिन वीडियो में जो होता हुआ दिख रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज हमारे पास 2 वीडियो हैं। एक वीडियो मुकेश सिंह सेंगर की मदद से हमें मिला, जिसमें काफ़ी देर तक आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी यानी जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं और रही हैं, उनके बीच से पुलिस पर गंभीर हमले होते हैं। पुलिस संख्या में कम थी और प्रदर्शनकारी ज़्यादा, हमलावरों में महिलाएं भी थी। इसके अलावा दूसरा वीडियो है मोहन नर्सिंग होम का। हम आपको पहला जो वीडियो दिखा रहे हैं ये काफ़ी वायरल हुआ था, मोबाइल फ़ोन से लिया हुआ है और छत से आप देख रहे हैं कि 2 दर्जन से नौजवान, और ये धुंधला हो जाता है। इस वायरल वीडियो में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, देख भी सकते हैं, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं दिखता। एक अंदाजा मिलता है कि मोहन नर्सिंग होम की छत से क्या हो रहा है। हमारे सहयोगियों ने मोहन नर्सिंग होम से संपर्क करने का बहुत प्रयास किया, मगर वे मीडिया के सामने नहीं आए। टेक्नोलॉजी का मामला भी थोड़ा आपको समझना चाहिए कि जब फोन से वीडियो हमारे एडिट मशीन में जाता है और वहां से आपके स्क्रीन पर आता है, तब जनरेशन लॉस होता है, यानी कुछ कम साफ दिखता है। जिस तरह से जितना ज्यादा हम साफ देखते हैं, आप थोड़ा कम साफ देखते हैं। इसमें गोली चलाते हुए आप देख तो रहे हैं, लेकिन चेहरे की पहचान उतनी साफ नजर नहीं आती है। हमें आज एक दूसरा वीडियो मिला है। पहचान न बताने की शर्त पर हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में मोहन नर्सिंग होम की छत से क्या हो रहा था छत पर, उसे साफ साफ देखा जा सकता है। यह वीडियो देखते समय उत्तेजित बिल्कुल ना हो, बल्कि यह समझें कि किस तरह का ब्रेकडाउन हो गया था। कानून व्यवस्था का भी ब्रेकडाउन और समाज के स्तर पर आपसी विश्वास का भी ब्रेकडाउन। जब यह ब्रेकडाउन होगा और होता है तो क्या होगा और होता है, इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब हम मोहन नर्सिंग होम से संबंधित 3 वीडियो आपको बारी बारी से दिखाएंगे। इनमें आप साफ साफ चेहरे देख सकते हैं। पहला वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ। तौलियों से पहले बंदूक को ढकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बाद में एक नौजवान बंदूक को नर्सिंग होम से नीचे की तरफ निशाना करता है और गोली चला देता है। अब हम ये नहीं बता सकते कि पहले गोली चलाई गई या फिर पत्थर, क्योंकि इसी इमारत से जब पत्थर चलते हैं उसका भी वीडियो है। आप देखेंगे कि आराम से बहुत देर तक पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही हैं। छत के अलग अलग हिस्सों में नौजवान फैले हुए हैं, वे सफ़ेद रंग की बोतल फेंक रहे हैं। बोतलें नीचे गिर रही हैं और निशाने से लगती हैं या किसी की इमारत पर गिर रही हैं। क्या नुकसान हो रहा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप ये दूसरा वीडियो देखिए। भाई साइड हो जाओ आप। क्या? कोई बात नहीं, लगा हॉस्पिटल में मारा।
तो मोहन नर्सिंग होम के ठीक सामने चांद बाग का धरना था, जहां पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। आपने देखा कि कैसे मोहन नर्सिंग होम के वीडियो से, इस हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियो से पता चलता है कि भीड़ छत पर थी, उसके हाथ में बोतलें थीं। हम नहीं बता सकते कि वो पेट्रोल बम है या उनमें एसिड है, लेकिन बोतलें फेंकी जा रही थीं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो बेखौफ धड़ाधड़ फेंके जा रहे थे। अब हम आपको इसी जगह का एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मोहन नर्सिंग होम के नीचे, ठीक उसी इमारत के नीचे, एक बार कैमरा ऊपर भी जाता है और नीचे भी ले आता है तो स्टैब्लिश करता है एक भीड़ है। हम सिर्फ भीड़ कह रहे हैं, समुदाय का नाम नहीं ले रहे। तो आप देखने जा रहे हैं कि लड़के जो नीचे खड़े हैं, उनमें से कुछ ऊपर भी थे, आगे बताएंगे। नीचे की जमीन जली हुई है, कार जली हुई है, पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन आप इसी वीडियो में देखेंगे कि एक पिलर दिखेगा और उसके पीछे एक पुलिस वाला खड़ा दिखेगा। आप ये भी देखेंगे कि दूसरी दिशा से भी, यानी चांद बाग की तरफ से भी पत्थर आ रहे हैं। यानी जब मोहन नर्सिंग होम की छत से फायरिंग हो रही थी तब पुलिस नीचे खड़ी थी, ये भी आप देख सकते हैं, और पत्थर चल रहे हैं। दिख रहा है दिल्ली पुलिस वाला ये खड़ा हुआ है। फोन मत करो, माहौल चाहिए मेरे को। ऊपर से खड़े होकर गोली चला रहे हैं। ये सब देखो उन्होंने क्या करा है। ये देखो पत्थरों कर रहे हैं। ये देखो दिल्ली पुलिस वाला, ये जूम कर रहा हूँ मैं इसके पास। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। शांत रहो कोई बात नहीं। ये देखो ये गालियां पकड़ रहे हैं गंदी गंदी। ये देखो भाई गालियां लाने के लिए हम आपको ये वीडियो दिखाएं ताकि आप सोच सकें कि क्या हुआ था दिल्ली में। मैच की तरफ पत्थरबाजी चल रही थी, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। ये वीडियो बता रहे हैं कि हिंसा के कई घंटों तक पुलिस नहीं हो सकी थी। जाहिर है उस वक्त डीसीपी अमित शर्मा, अनुज कुमार घायल हो गए थे। तब भी पुलिस के पास काफ़ी वक्त था कि वो इलाके को कंट्रोल में ले सकती थी। अब ये जो सफ़ेद रुमाल वाला जो लड़का, ये देखिए, ये सब छत पे थे और नीचे भी थे। तो इनका हमने आपको एक तरह से स्टिल वीडियो करके चलाकर दिखाया है कि इनमें से एक लड़का और भी है जो नीले रंग के टी शर्ट में है, सफ़ेद हेलमेट पहना है, जो नीचे भी है, ज़मीन पे भी और छत पे भी है। ये लड़का भी एक तरह से छत पर है और नीचे भी है, पत्थर मार रहा है। अब ये साबित नहीं होता कि पहले नीचे था फिर बाद में छत पर गया। तो हमने उसी का एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो से इसका स्टिल बनाया है, जिसमें आप इन्हें साफ साफ पहचान सकते हैं। मोहन नर्सिंग होम की से बात होती है तो स्पष्टता मिलती, अगर उनके प्रतिनिधि बात करते कि कितने बजे भीड़ ने उनके नर्सिंग होम को कब्जे में लिया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर सुकृता बरुआ ने मोहन नर्सिंग होम के डॉक्टर अनिल चौहान से बात की थी। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट छपी थी। वो अस्पताल में मौजूद थे। उनके बयान के अनुसार 1 बजे के करीब सोमवार के दिन मेन रोड यानी चांद बाग के धरने की तरफ से हिंसा होती है और लोग घायल हुए। नर्सिंग होम भी पहुंचे, पुलिस भी शामिल थी। जब उपचार हो रहा था तो भीड़ जमा होने लगी। इसके बाद जब स्थिति नियंत्रण से बाहर नजर आती हुई दिखी तो मरीजों को घर भेज दिया गया, स्टाफ घर चले गए। उसके बाद भीड़ छत पर चली गई। तब अस्पताल में कोई नहीं था। चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन शरीर का हम बाकी हिस्सा आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। वो बहुत ही हृदय विदारक है। इसका नाम शाहिद खान अलवी है, लेकिन फिर भी पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये शाहिद ही है। उस वक्त छत पर था जिसके सामने से मोहन नर्सिंग होम से गोली चल रही थी और दिल्ली में ही था, ये तो इसकी पुष्टि है। शाहिद बुलंदशहर का बताया जाता है, ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है। तो क्या जो छत से आपने देखा उसकी गोली से इसकी मौत हुई है, ये तो फोरेंसिक जांच और गोलियों की जांच से साबित होगा, टीवी से नहीं हो सकता है। लेकिन एक संदर्भ बन रहा है कि एक बिल्डिंग के सामने से गोली कोई चला रहा है और इस तरफ कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली दंगों में बंदूक और गोली का जमकर इस्तेमाल हुआ, ये सीरियस बात है। मोहन नर्सिंग होम का वीडियो जरूर साफ है, लेकिन कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें चेहरे साफ साफ नहीं दिखते हैं। अब आप वीडियो से लिए गए स्टिल पिक्चर को फिर से देखिए। हमें नहीं पता कि अस्पताल में कोई सीसीटीवी वीडियो था या नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग का क्या हाल है, किसके पास है, ताकि पता चल जाए कि भीड़ घुस रही है तो उस वक्त उनके चेहरे क्या हैं, किन हालात में घुस रही है।
अब आप उन चेहरों को देखिए जो साफ साफ पहचाने जा सकते हैं। तो पहली तस्वीर जो है, ये जो गोली चला रहा है, देखिए कितनी स्पष्टता से इसकी तस्वीर है। हेलमेट से चेहरा ढका हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता है। बगल में नीली जर्सी वाला जो है वो चेहरा ढका हुआ है, दूसरा नीले रुमाल से उसका चेहरा ढका हुआ है। इन नौजवानों को भी देखिए और सोचिए, सामुदायिक नफरत और अविश्वास के कारण धीरज नाम की चीज कितनी मिट गई होगी कि जो नौजवान अपने जीवन को संवारते हिंसा में शामिल हो गए। हिंसा करते वक्त इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि किसी के फोन में दर्ज हो रहे होंगे, किसी के कैमरे की नजर इन पर होगी। यह इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बता रहा है कि हमने कितना कुछ खो दिया। हमें नहीं पता कि छत से बंदूक की गोली से नीचे कौन मरा। मीडिया का क्या है, वो इन तस्वीरों पर चुप रहेगा, किसी और तस्वीर को आतंकवादी बताने में रहेगा, पूछेगा इस पे क्यों नहीं बोल रहे, उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस हिसाब किताबवादी मीडिया से निकलकर भी सोचिए, हमने इन नौजवानों को हत्या और अपराध की दुनिया में जाने के लिए धकेल दिया। सांप्रदायिकता मानव बम से कम नहीं है। ये नौजवान किस नफरत से भरे हुए हैं और आप प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और इस तरह से इनके पास तरह तरह के हथियार हैं। मोहन नर्सिंग होम से की छत से हिंसा की तस्वीरें आपने देखी। नीचे वाले वीडियो में देखा कि नर्सिंग होम की तरफ से पत्थर चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी पत्थर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यानी नागरिकता कानून के विरोधी जहां प्रदर्शन कर रहे थे। अब हम एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि पत्थर किस तरफ से आ रहे थे। एक और तरफ से आपने इमारत बिल्डिंग से देखा, दूसरे तरफ से भी पत्थर आ रहे थे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के जरिए हासिल इस वीडियो में प्रदर्शनकारी भी पत्थर चला रहे हैं और उनमें महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में। और इसी वीडियो से पता चलता है कि डीसीपी जो बताया गया है कि अमित शर्मा यहीं पर घायल हुए थे और उन पर हमला करने वालों में महिलाएं भी थी। इस वीडियो में जिस साइड से आप बहुत से लोगों को दौड़ते या भागते हुए देख रहे हैं, उसी साइड पर चांद बाग का धरना था। आप इस धरना स्थल को पीले रंग की बरसाती से पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच कुछ हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर हमले भी हो रहे हैं, लोग कुछ भाग रहे हैं। जब तक नज़र सेट होती है, साफ दिखने लगता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लग जाते हैं। इनमें बुर्के में जो महिलाएं हैं वो पुलिस पर हमला कर रही हैं, पुरुष भी हैं। पुलिस पर पत्थर चला रही हैं महिलाएं और डंडे भी। पुलिस के नज़दीक जाकर पत्थर चला रही हैं। पुलिस सड़क के उस पार जाने का प्रयास करती है, लेकिन डिवाइडर के कारण लंबे समय के लिए घिर जाती है। मुकेश सिंह सेंगर का कहना है कि यहीं पर डीसीपी अमित शर्मा घायल हो जाते हैं। फिर किसी तरह पुलिस डिवाइडर पार करती है। जब पुलिस पर हमला हो रहा होता है तब वो डिफेंसिव है, यानी अपना बचाव कर रही है। फिर आप देखते हैं कि डिवाइडर के पार पुलिस जाती है, लेकिन वहां भी उसे मौका नहीं मिलता है, भीड़ नहीं छोड़ती है। अब आप एक दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ पुलिस के करीब आ गई है, पुलिस पर ही हमला करती है। पेड़ों के झुरमुट में लोगों को हमला करते हुए आप देख रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर के अनुसार एसीपी अनुज डीसीपी अमित शर्मा को घायल होने के बाद बचाकर यमुना विहार की तरफ सर्विस रोड पर ले आते हैं। एसीपी अनुज एक घर में पहले ले गए, फिर अमित शर्मा को मोहन नर्सिंग होम लेकर गए। इस वीडियो के बारे में एसीपी अनुज ने मुकेश सिंह सेंगर को कंफर्म किया है कि घटना का ब्यौरा सही है, वीडियो मौके का है। 24 फरवरी को क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक बताना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग वीडियो से पता चलता है कि भीड़ दोनों तरफ से आमने सामने हो गई थी, खासकर चांद बाग के पास। क्योंकि मोहन नर्सिंग होम और डीसीपी अमित शर्मा के वीडियो जो हमने दिखाए, दोनों वहीं के हैं। गोली चलाने के कई वीडियो पहले भी सामने आए हैं जो हमने प्राइम टाइम में दिखाया। सबसे पहले शाहरुख का वीडियो आया था जो अब पकड़ा गया है, जेल में है। लेकिन कुछ और वीडियो भी सामने आए जिन्हें हम फिर से दिखाना चाहते हैं ताकि पता चले कि किस तरह से खुलेआम गोली चल रही है। पुलिस ने 47 से ज़्यादा आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए हैं। 90 से अधिक लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। फ्लाईओवर के नीचे से गली की तरफ यह लड़का 2 बार गोली दागता है। इससे कौन मरा, कौन घायल हुआ, पुलिस ही बता सकती है। किस तरफ से आया था, पुलिस ही बता सकती है। दूसरा वीडियो सीसीटीवी का है। यह पुलिस की जांच का विषय है कि यह किस गली का है, कौन लोग हैं जो अपनी हाथ में इस तरह से लंबी सी बंदूक लिए चले आ रहे हैं। और एक बहुत सारा नौजवानों का समूह है जिसके हाथ में और भी पत्थर डंडे हैं, डंडे वगैरह हैं, लेकिन बंदूक है इसके हाथ में। इन दोनों की गिरफ्तारी के बारे में अभी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है। किसी एक वीडियो से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें और ना ही इसे इस बनाम उस बनाम के मैच में बदलें। हर वीडियो जिसमें कोई भी गोली चलाता हुआ दिखता हो गंभीर है। पुलिस का काम है कि सभी वीडियो और अन्य सोर्स के जरिए अपनी जांच को अंजाम तक पहुंचाए। दिल्ली दंगे में जो हुआ उसकी कीमत आम गरीब लोगों ने चुकाई है।
जिस तरह से बंदूक और गोली का इस्तेमाल हुआ है, पुलिस को कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं, लेकिन इन गोलियों से जिनकी मौत हुई है उनके लिए इन सवालों के जवाब का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर सही जवाब मिला तो फिर से भरोसा कायम होगा कि अपराधी अंत में बचते नहीं हैं। अनवर, राहुल, दानिश और पत्रकार आकाश, एक टीवी रिपोर्टर को भी गोली लगी है। इन्हें गोली मारने वाले क्या कभी सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे? मरियम, सौरभ की रिपोर्ट। मेरा भाई यहाँ रहता था, ये खाना पकाना अपना वो यहीं करते थे सब काम। ये सलीम है, अनवर कैसर का भाई। भीड़ ने उसके घर में आग लगा दी और उसके जिस्म को जलते मकान में फेंका। को इधर लाए, उसको गोली मारी, भाई को शूट कर दिया, उसे भाई को मेरे सामने आंखों के। मैं वहाँ से सब देखता रहा कि फिर दूसरी गोली मारी, फिर भाई तड़पता रहा, उछलता रहा, वो उठा भी, खड़ा भी हुआ। उसके बाद में खड़ा होने के बाद भी उसको फिर 10-12 जनों ने उठाया भाई को, और मेरे भाई को उठा करके उन्होंने आग में डाल दिया इस जगह। सलीम कहते हैं कि उन्होंने अपने हिंदू पड़ोसी के घर के अंदर से अपने भाई को बाहर मारे जाते हुए देखा। वहां उन्होंने और उनके परिवार ने शरण ले रखी थी। घर जो दिख रहा है वो काला शीशा, इसी घर में था मैं। आप उसमें थे? इस घर में था मैं। आपने उस 12 घंटे उसी में मैं, मेरे 12 घंटे आप वहाँ खड़े होके ये सब देख रहे वहाँ थे? से खड़ा होकर सब देखा। मेरे बच्चे उसी कमरे में थे अंदर। और वो उन लोगों को पहचानते हैं जिन्होंने उनके भाई को गोली मारी। नहीं, अभी नाम नहीं बताऊंगा। मैंने साहब को कह दिया है, अन्नो में नाम दे दिया है। हाँ। मैं शिकल से सबको जानता हूँ। यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और बाहर के स्थानीय लोग हैं जो हेलमेट लगा के आए थे। यहाँ से 2 किलोमीटर से कम की दूरी पर सोलंकी परिवार अपने 27 साल के बेटे की मौत के शोक में डूबा है। राहुल एक इंजीनियर था, उसे गर्दन में गोली मार दी गई। करीब की 4 बजे करीब की मैं अपने घर पे आ गया, 5 बजे के आसपास। चाय बनाने रखी तो चाय में दूध फट गया था। मेरा बेटा दूध लेने गया था, मैं देखा पथराव हो रहा था, वो साइड में खड़ा हो गया। मैंने जगह दिखाई, मौका भी दिखाया है, और घर को जैसे ही चलने को हुआ गोली चली, गली में से ऊपर से या नीचे से उसको गोली यहाँ पे गोली लग गई और वो गिर पड़ा और सब भाग गए एकदम। मैडम सारे भाग गए। परिवार को ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी। मैडम जी हेलमेट लगाए थे, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था कि मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ मौजूद लोगों ने बताया। अल हिंद अस्पताल में हमें 22 साल के मैकेनिक दानिश मिलते हैं। 23 की शाम उन्हें चांदबाग में पैर में गोली मार दी गई। वो बताते हैं वो अपने पिता को खोज रहे थे। दानिश के मुताबिक उन पर भीड़ ने गोली चलाई। चांदबाग गोली लगी है मेरी। आप पैर में लगी और आर पार हो गई, कैसे लगी थी? सब पैर में लगी है मेरे गोली, आर पार हो गई गोली। उसके बाद आपने देखा नहीं भीड़ में वो कौन लोग थे? मेरे को नहीं पता कौन थे वो। जो खर्चा होगा हम करेंगे। ये आकाश नापा हैं, JNK न्यूज के रिपोर्टर। ये जम्मू का न्यूज चैनल है। 25 की शाम जब वो करदमपुरी के पास फेसबुक लाइव कर रहे थे, तब किसी ने भीड़ से उन पर गोली चला दी। तो कूड़ेदान की पे कुछ लोग चढ़े, उन्होंने पहले पत्थर मारे, फिर उसके बाद किसी ने, उन्हीं में से किसी ने पेट्रोल बम फेंककर हमारी तरफ मारा। बस मैंने सडनली गोलियों की आवाज़ें सुनी है और एक बुलेट मेरे यहाँ पर आके लगी, बस मैंने यही देखा। आकाश अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन गोली उनकी स्पाइनल कॉर्ड के पास अब भी अटकी हुई है। इस एक्सरे में दिख रही है। डॉक्टरों का कहना है गोली निकालने की कोशिश में पैरालिसिस का खतरा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ मरियम अलवी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में ताहिर हुसैन की सरेंडर अर्जी खारिज हो गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज होते ही ताहिर को SIT ने हिरासत में ले लिया है। IB के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव नाले में मिला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार अंकित के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। ताहिर पर अंकित की हत्या और अपहरण के 3 मामले दर्ज हैं। दिल्ली दंगों को लेकर संसद में बहस नहीं हो पा रही है। 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों ने दंगा प्रभावित शिव विहार का दौरा किया। सौरभ शुक्ला ने उनसे बात की। जस्टिस AK पटनायक, जस्टिस विक्रमजीत सेन, जस्टिस कुरियन जोसेफ। इन रिटायर्ड जजों का मानना है कि दोषी कौन है इस बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से बात कर भयावह स्थिति का पता चला है।
You've seen the vandalism, looting, the way they have torched houses in Shiv Vihar. What do you have to say about it? The system, how police mechanism failed. It's not a time for me to judge as to what went wrong, who went wrong. But I have a general feeling that much of it could have been prevented. Because it did not happen for 1 hour or 2 hours. It happened, I'm told, all the ladies told me it happened for days. So if it happened for days means, there was a systemic failure in the sense, much of a prevention could have been done, certainly. Sir, I know that you are here visiting on your personal capacity, but they are very hopeful with the court, with the judiciary. Case is ongoing in Supreme Court. It will be listed tomorrow in High Court. They're saying that a lot of politicians, they have given hate speeches, which really led to this. What do you have to say? No, let's not go into those issues because when a matter is pending in court, on a matter pending in court, I will not speak. But I wish the judiciary, the government, the police, all our politicians also, all of them rise up to the occasion. And this is a situation where it's not for judging, but it's not for thinking as to how to get back to the people to their real peace and get back harmony, get back to a situation where people are able to think that, in India we don't have to be afraid of anything, we still can rebuild. So for that assurance only we came in. Sir, last question. You think that now the government and the politicians should come here and give them confidence, that confidence is missing because they have seen the system failure? What do you think? Yeah, not only the government and the police, but all the civil society movements and all the people, all people irrespective of caste, color, creed, they should come and, rebuild the confidence in people that, India is my country and all Indians are my brothers and sisters. There's no difference between one religion or another religion. All are, Indians. As Indians, we're all brothers and sisters. Into such a situation, we should all come back. वकालत की दुनिया आपसी प्रतिस्पर्धा पर चलती है। हर दिन एक वकील दूसरे वकील से होड़ लेता रहता है। एक दिन और एक महीने में न जाने उनके बीच कितनी बार आपसी हार और जीत होती होगी, लेकिन वे उसी परिसर में चलते रहते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, अगले दिन अगले केस में भिड़ते भी रहते हैं। कई बार लगता है कि वकालत का पेशा वैसा नहीं रहा, अब कुछ बचा नहीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे पता चलता है कि कितना कुछ बचा हुआ है। अगर बहुत सारे वकील जस्टिस एस मुरलीधर की विदाई के लिए बड़ी तादाद में बाहर आ जाते हैं, उनकी संख्या बता रही होती है कि यह उनके स्टैंड लेने का अपना तरीका है, बताने का तरीका कि उन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर के लिए बड़ी संख्या में आकर सिर्फ एक सुंदर दृश्य की रचना नहीं की है, बल्कि अपने पेशे के उसूलों को खुद के अहम और प्रतिस्पर्धा से बड़ा भी किया है। उन्हें पता है कि उनकी पसंद नापसंद चाहे जो भी हो, उनका पेशा हमेशा उनसे बड़ा रहेगा। जस्टिस मुरलीधर के लिए कितना गौरव और संतोष का क्षण होगा कि उन्होंने अपने काम से इतने वकीलों का विश्वास जीता है। उनकी विदाई के मौके पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल ने कहा कि हम एक ऐसे जज को खो रहे हैं जिनसे कानून के किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती थी और किसी भी तरह के मामले में फैसले पर पहुंचा जा सकता था। broadbench.com ने लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट बार संघ के सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट के कोहिनूर आज 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। जस्टिस मुरलीधर ने अपने विदाई भाषण में यही कहा कि जब इंसाफ को जीतना होता है, इंसाफ जीतता है। सत्य के साथ रहिए, इंसाफ होगा। जस्टिस मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला हुआ। उस दिन तबादले का आदेश आया जिस दिन उन्होंने बीजेपी के 4 नेताओं के नफरत वाले भाषणों पर टिप्पणी की थी और उनका वीडियो चलाया था। वकीलों की मौजूदगी बता रही है कि उनके भीतर गलत और सही की रेखाएं अभी भी स्पष्ट हैं, कानून की धारा की तरह, इंसाफ की तरह।